और मैं समझता हूँ कि सैकड़ों तादाद में लोग इनसे वालेहाना मोहब्बत करते हैं, बग़ैर किसी गर्ज से मोहब्बत करते हैं और समझते हैं कि जो दिया इन्होंने जलाया है, चाहिए तो ये था कि जो कॉलेजेस हैं, जो कंपनियां हैं, जो दवाइयाँ बेचने वाले बड़े बड़े इदारे हैं, उन्हें चाहिए था कि उनको एक गर्ज भी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा एहतमाम नहीं किया। इन्होंने लाखों रुपए लगाकर अपना सारा कुछ वक्फ करके सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक के फ़रोग के लिए अपना मन, धन, तन कुर्बान किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि एक मर्तबा इनके लिए भरपूर एक क्लैपिंग करें और इनका साथ जनाब डॉक्टर हमजा खान खेड़ा जो है वो भरपूर तरीके से दे रही हैं। टोटल सोशल मीडिया जो है उन्होंने संभाला हुआ है और आप तक पहुंचने का एक ज़रिया बने हुए हैं। मज़ा तब है, इंसान तब ज़िंदा रहता है जब तक उसको याद करने वाले लोग मौजूद होते हैं। किसी ने कहा था कि वो इंसान कभी नहीं मरता जब तक कि उसको याद करने वाले लोग मौजूद रहते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि इंसान फ़ानी है, लेकिन उसकी खिदमात कभी भी ख़त्म नहीं होती। अब हम अपने असल मकसद की तरफ चलते हैं। गुजारिश ये करूँगा कि दौरान लेक्चर, क्योंकि ये चीज़ें बार बार नसीब नहीं हुआ करती और ऐसी शख्सियत जो है वो बड़े अरसे बाद तशरीफ़ लाती हैं, तो मैं आपसे यही इल्तमास करूँगा कि आज के ये लम्हे जो हैं वो ज़ाया ना किए जाएं। नुक्ते की बात, मैं इतना ज़्यादा मुतारफ़ नहीं था डॉक्टर वक़ार अहमद भुट्टा साहब से, लेकिन कल से जो रफ़ाकत इनके साथ मुझे मिली, कल शाम से लेकर आज सुबह तक, मैं समझता हूँ कि जितना ख़जाना इल्म का होम्योपैथिक के मुतालिक इनके पास है, तो ये होम्योपैथिक इंसाइक्लोपीडिया हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये पूरा सॉफ्टवेयर है। कि इससे पहले भी मैं बहुत कम लोगों से मुतासिर होता हूँ, सीधी सी बात है। डॉक्टर खादिम खेड़ा साहब से भी मेरी यही डिस्कशन रहती है और पिछली दफ़ा भी मेरी इनके साथ बड़ी लंबी मीटिंग हुई इस सिलसिले में कि हम दो दिन एक मेडिसिन को पढ़ने के बाद किसी नतीजे पर नहीं पहुँचते। तो जब इनसे मेरी डिस्कशन हुई तो मैं इंतहाई तौर पर, आज सबके सामने तारीफ़ नहीं है मुँह पर, मुतासिर ये हुआ कि वाकई नुक्ते की बात जो ये कहते हैं वो अमली तौर पर भी हैं कि इनसे अगर कोई एक सिम्टम पे बात की जाए तो जिस तरह आप क्लिक करते हैं एक सिम्टम लिख के और फ़ौरन आपके पास मेडिसिन आ जाती है, इसी तरह इनके पास भी वो मेडिसिन करेक्ट आ जाती है। तो होम्योपैथी से लगाव की ये हद है कि ये परसों से जो है वो मेरा ख्याल है कि खाना खा के घर से निकले, सारा दिन कल सफ़र में रहे, यहाँ बात की तो कहने लगे कि जी होम्योपैथिक पे बात करते रहे तो मुझे भूख की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि वो लोग कुछ होते हैं जो खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं और कुछ ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, तो इनका भी यही है तरीक़ेकार। तो बहरहाल आपने 4 मास्टर किए हुए हैं और 17 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस मुख्तसर अरसे में 14,000 बांझपन के केस क्योर करना कोई आसान बात है। ये फ़न से दिलचस्पी है, फ़न से मोहब्बत है। खेड़ा साहब बता रहे थे कि जब मैं इनके क्लिनिक पे गया तो पता चलता था कि ये कोई हॉस्पिटल है रावलपिंडी के इलाके में। तो लाज़मी बात है कि लोग वहाँ जाते हैं जहाँ उनको शिफा मिलती है।
उन्हें शिफा मिल रही है तो वो इनके पास जाते हैं और ये 17 साल से कामयाब प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज उनका यहाँ आना मेरा ख्याल है कि कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ होम्योपैथिक से इश्क है। और मुसलसल कल 6 से लेकर रात 10 बजे तक मेरी इनके साथ बैठक हुई है। वो आपके साथ मैं अपनी बात करूंगा ना जी। 10 बजे तक कोई लम्हा ऐसा नहीं कि इन्होंने होम्योपैथी की बात ना की हो। हर सिम्टम पे, हर तकलीफ पे, हर बात पे इन्होंने मेडिसिन भी साथ, सिम्टम भी साथ, और गुफ्तगू में एक एक ये नहीं कहा कि भाई मैंने ये किया तो ये हो गया, नहीं, फलां सिम्टम होगी तो ये मेडिसिन होगी। तो इंशाअल्लाह इतने कलामात मैंने आज तक किसी के लिए नहीं बोले, इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा इनके साथ जितनी देर की रफाकत हुई है तो शायद ये इनके लिए ये अल्फाज कम है। एक और इनकी खूबियाँ बहुत सारी हैं, मैं मुख्तसर जो है वो बताना चाहूँगा। एक और इनकी खूबी ये है कि ये अपने डॉक्टर्स हजरात को साथ लेके चलते हैं, जो कि आज का डॉक्टर, कामयाब डॉक्टर जो है वो ऐसा नहीं करता। उसका तरीक़ेकार ये होता है कि अच्छा जी फिर बताऊंगा मैं आपको। तो इनमें ये खासियत है कि ये अपने दोस्तों को, शागिर्दों को, होम्योपैथ को अपने साथ लेके चलते हैं। वो किस तरह कि इनका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, या ये कॉल पर जो है कोई भी इनसे मशवरा करना चाहते हैं तो ये वहाँ पे आए बाएँ शाएँ करने के बजाय एक ही नुक्ते पे एक ही मेडिसिन जो है वो तजवीज़ कर देते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी बात है। तो मैं यही कहूँगा कि ये हमारी होम्योपैथिक का वक़ार हैं, सिर्फ नाम से वक़ार नहीं है, ये काम के भी वक़ार हैं। तो मैं इन्हें खुश आमदीद कहने के लिए आज की इस तकरीब के मेज़बान हमदर्द होम्योपैथी जनाब डॉक्टर खादिम हुसैन खेड़ा साहब से इल्तमास करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और डॉक्टर वक़ार अहमद भुट्टा साहब को खुश आमदीद कहें। ये फ़ारूक लंगा साहब मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं और हमारे वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसे बंदे मिले हैं। बाकी मैं आपसे एक अर्ज़ करता चलूँ, आपसे एक गुजारिश करता चलूँ कि प्लीज़ ये मोबाइल फ़ोन, ये बेलें बाद में भी हो जाएंगी, सारा कुछ हो जाएगा। जो आज का प्रोग्राम है वो इंतहाई ख़ास है। मुझे उम्मीद है कि आपने आज तक 10 सेमिनारों से भी इतना कुछ नहीं समेटा होगा जितना आज आप सीख के जाएंगे। मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं डॉक्टर वक़ार अहमद भुट्टा साहब को बहुत जानता था, सुना था, लेकिन एक दिन मैं किसी सेमिनार से लाहौर से वापस लौटा घर, तो मेरी बेगम को बुखार था और शदीद बुखार था। तो हमजा उसे दवाइयाँ दे दे के 5-7 तजर्बे कर चुका था। तो वो कहती हैं जी आप कैसे डॉक्टर हो, आपके पास दुनिया भर से यहाँ मरीज आते हैं लेकिन मेरा बुखार नहीं उतर रहा। मैं 26 साल प्रैक्टिस करने के बावजूद भी बुखार में कामयाब नहीं था। बुखार की मुझे कोई ख़ास समझ नहीं थी। जो अपनी नाकामी है वो भी साथियों से शेयर करनी चाहिए। तो मैंने कुदरती इनकी जो है ना नुक्ते की बात, वो एक वीडियो में रास्ते में गाड़ी में चला के देख रहा था, तो मैंने वही खोली जो बुखार पे टॉपिक था इनका। मैं बेगम के पास बैठा हूँ, बच्चे भी बैठे हैं, तो वो कोई 8-10 दवाइयाँ वक़ार भुट्टा साहब ने बताई। तो मैंने उन्हीं में से एक दवाई सिलेक्ट करके अपनी बेगम को 1 पोटेंसी में दी और ठीक 20 मिनट आधे घंटे बाद एक और मेडिसिन दी। तो उसके बाद मुझे बेगम को और दवाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और वो मुझे कहती हैं कि ये कौन सा जादू किया है आपने, क्या किया है। मैंने कहा जी एक हमारे रावलपिंडी के डॉक्टर साहब हैं, तो उनका अभी मैंने एक नुक्ते की बात 2-3 मिनट का लेक्चर सुना है, तो वहाँ से आपको मेडिसिन सेलेक्ट करके दी है। और बात ये है कि आज आप प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनका लेक्चर गौर से सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नहीं, ये भी नुक्ते की बात है कि अगर आपने अपनी बेगम से बचना है तो आज गौर से सुन के इन पे अमल कीजिएगा। मैं फिर इनके पास गया रावलपिंडी में,
इनसे मुलाकात की, इनसे रिक्वेस्ट की कि ये भी ख्वाहिशमंद थे कि आपने इतनी अच्छी काविश की है तो हम भी अपना हिस्सा डालते हैं। ये मुखलिस इंसान है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी तमा के हज़ारों मील सफ़र करके, सैकड़ों 900,000 किलोमीटर तो होगा, वो आपकी मोहब्बत की खातिर आपको कुछ देना चाहते हैं और देने के लिए आए हैं। मेरी बार बार आपसे यही गुजारिश है कि आपने इनका लेक्चर तवज्जो से सुनना है, आप इंशाल्लाह बहुत कुछ सीख के जाएंगे। जज़ाकल्लाह। जी, तो खादिम हुसैन खेड़ा साहब की बात में भी नुक्ता था कि अगर आपने बेगम से बचना है, बेगम होना है, तो फिर डॉक्टर वक़ार साहब की खिदमत ज़रूर हासिल कीजिएगा। अब बग़ैर तमहीद के और बग़ैर किसी टाइम ज़ाय किए, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है, टाइम थोड़ा है। एक और चीज़ इनकी जो नुक्ते की बात है, वो कहते हैं कि आप लोग जो हैं वो जहाँ पर मसीहाई कर रहे हैं वहाँ अल्लाह को भी साथ साथ याद करके उसकी अनायात भी साथ साथ रखें, उसको भी याद करते रहें। तो एक तरीके में भी ये चल रहे हैं, वज़ाइफ वगैरह भी और बहुत सारी चीज़ें। तो मैं सही बात ये है, रूहानी तौर पर भी और फ़न के हिसाब से भी इनसे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। तो आज की इस तकरीब के वक़ार जनाब डॉक्टर वक़ार अहमद भुट्टा साहब से इल्तमास करूँगा कि वो आपकी भरपूर क्लैपिंग में यहाँ तशरीफ़ लाए, ताकि पता चले कि मुल्तान के लोग मोहब्बत करते हैं। मुल्तान आना आज के दिन इतना आसान नहीं था। शदीद किस्म की धुंध थी, मसाइल थे। होम्योपैथी के अंदर मियाज़मेटिक थ्योरी का बड़ा दर्जा है। लोग पूछते हैं कि मियाज़म क्या है। मियाज़म का जो लफ्ज़ी मतलब है धुंध है। क्या मतलब है? धुंध। कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आगे आपको समझ नहीं आती, कि आगे आपको नजर नहीं आता कि आगे क्या है। आप मैथमेटिक थ्योरी का जो लफ्ज़ है मियाज़म, उसको जाके चेक करें, गूगल करें, चेक करें, तो उसकी डेफिनेशन में लफ्ज़ धुंध आता है। मैंने तो अल्लाह की मदद से उस धुंध से नहीं डरा। मिसाल के तौर पे एक मरीज है, उसको आपने नक्सोमिका दी या परसाटिला दी या ग्रेशिया दी, तो मिसाल के तौर पे आपने बेलाडोना दी, नक्सोमिका, जो भी दवाइयाँ देखें काम करती हैं, अगर नहीं काम करती तो इसका मतलब ये बनता है, वो बंदा कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे फील नहीं हुआ कि मैं ठीक हूँ, तो इसका मतलब ये बनता है कि उसका दिमाग सुन है। क्या है? उसका ब्रेन एक्टिव नहीं है, कि वो फील ही नहीं कर रहा कि उसको बेलाडोना ने या नक्सोमिका ने फायदा किया है। हमारा फलसफा और साइंस ये है कि आप उस मरीज को ओपियम 1 mg की एक डोज देंगे तो उसका दिमाग जो होता है वो एक्टिव हो जाएगा और अगली दफा आके कहेगा कि डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र है मुझे फर्क पड़ गया। बात बेगम से निकली थी। एक और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि मेरी बेगम कहती थी जी मैं ठीक नहीं होती, होमियो से ठीक नहीं होती। कहते हैं कि जब से ओपियम दिया तो अल्लाह का शुक्र है, वो कहते हैं जी दवाई काम कर रही है। ओपियम का जो मरीज होता है वो आमतौर पे ये सुस्त होता है, चर्सी टाइप रखता है, वो रोड के ऊपर बैठा होता है, उसको परवाह नहीं होती कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसकी फीलिंग ही नहीं होती। तो ओपियम एक ऐसी, भाई मेरे दवाई है बेटा, ऐसी दवाई है कि वो होम्योपैथी सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं और हमारे बुजुर्ग होम्योपैथ हैं। मैं जब कल गाड़ी में मैंने इनको देखा, मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने हमला बोला बेटा गाड़ी रोक के मुझे बाहर निकल के मिलना है। मैं बेशक नहीं जानता नाम तक हूँ, लेकिन यानी हमारे ईमान यकीन इतने कमज़ोर हो गए
कि इसके लिए डॉक्टर साहब बड़ा वर्क करने की ज़रूरत है, इसकी तबलीग करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। बॉडी के अंदर जब पानी की कमी या ज़्यादती होती है तो दवाई नेट्रल में होती है, आंसू होते बहती हैं तो नेट्रल में होती है। तो बॉडी के अंदर जो पानी की कमी बेशी होती है, वाटर लेवल की जो खराबियां होती हैं, वो अगर आपने ठीक करनी है तो नेट्रल से बड़ा काम ले सकते हैं। खातून कहती है कि मेरा एमनाइटिक फ्लूइड कम हो गया तो नेट्रल 30 हफ्ते के लेते हैं तो मज़े से ठीक हो जाएगा। मामला पानी का है, फ्लूइड का। वो कहती है कि प्रेगनेंसी का 6वां महीना है तो मेरा एमनाइटिक फ्लूइड ज़्यादा है, तो नेट्रल 1 एम देंगे, 2-4 खुराकें तो ठीक हो जाएगा। एक मरीज आता है डॉक्टर साहब, वो कहता है कि मैं तो रिपोर्ट कराने के काबिल भी नहीं हूँ, मैं तो लैब में जाता हूँ, पैसे भी भरता हूँ, घंटा भी लग जाता है तो डिस्चार्ज नहीं होता। तो नेट्रल खातून कहती है कि मेरी अभी भी शादी हुई है तो मुझे फीलिंग्स नहीं है, अंदर पानी की कमी है, खुश्की है, नेट्रल। तो नेट्रल से ही आप बड़ा फायदा ले सकते हैं। थीम को समझना होता है। एक बच्चा आता है, वो कहता है जी मुझे छींकें आती है, नज़ला जुकाम रहता है। तो नज़ला जुकाम क्या है? नेट्रल। तो नेट्रल के ऊपर मैंने अपने ग्रुप के अंदर 30-35 नुक्ते लिखे हैं। कितने? 30-35। वो आप जरूर पढ़े, उसको समझें, सीखें। यानी एक मर्द है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा तो अजीब मसला है, मैं तो 1 घंटा डिस्चार्ज नहीं होता, नेट्रल। इसके बड़े नुक्ते हैं, आप मज़ीद ज़रा वज़ाहत खुद देख लें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ख़वातीन के बांझपन के वजह से। हमने पाकिस्तान भर में सीमन की रिपोर्ट की खराबी को बड़ा शोर करके लोगों को समझाया है कि जब भी बांझपन का इलाज करें तो दोनों से इलाज शुरू करें। मिसाल के तौर पे एक जोड़ा आता है तो मैं तो उनको कहता हूँ भाई मेरे पहले आप 1 थे, शादी हुई तो 2 हो गए, अब आप मेरे पास अगर आए गए तो हमने आपको 3 या 4 करना है, तो 1 से स्टार्ट करेंगे। मैं तो सबसे पहले सीमन की रिपोर्ट कराता हूँ, उसके बगैर केस नहीं लेता। दूसरा, हमने माशरे में मसाइल पैदा करने हैं। खातून बेचारी सुन के मर जाती है कि तू है ऐसी, तेरी माँ ऐसी है, तेरी वजह से बच्चा नहीं हो रहा। हालांकि वो मर्द फॉल्टी होता है। मर्द फॉल्टी क्यों होता है? टॉपिक मेरा ख़वातीन का बांझपन है, लेकिन जो मरकजी चीज़ थी उसको भी शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। तो ख़वातीन के बांझपन के वाले से अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो जब भी किसी की शादी होती है और 1 साल तक भी बच्चा पैदा नहीं होता, और अगर उस मर्द की रिपोर्टें ठीक हैं, कन्फर्म हैं, और कोई नुक्स खातून की तरफ आता है, हम रूट काजेज की बात करेंगे, तो समझ लें कि वो बांझपन उस औरत का है, उस औरत का नुक्स है। तो अब हम इसकी अगर टाइप्स की मुख्तसर बात करें तो एक प्राइमरी इनफर्टिलिटी होती है, एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। प्राइमरी से ये मुराद है कि बच्चा जैसे प्राइमरी स्कूल ही नहीं जाता, सादा लफ्ज़ों में नुक्ते की बात कि पहला बच्चे ही पैदा नहीं हो रहा, उसकी मल्टीपल काजेज है, उसके ऊपर हम बात करते हैं। दूसरी जो टाइप है वो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। 5वीं क्लास के बाद बच्चा अगले स्कूल में जाता है, सेकेंडरी मिडिल या सेकेंडरी स्कूल में जाता है, तो वो सेकंड फेज होता है। अक्सर लोग आते हैं हमारे पास, आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब
दूसरा बच्चा नहीं हो रहा, तो मैं कहता हूँ भाई मेरे रिपोर्ट कराएं फिर बात करें। वो डॉक्टर साहब मेरा तो एक बच्चा है, तो मैं कहता हूँ 5 साल गाड़ी जो है ना वो बगैर नुक्स के चलती रहती है, फिर वो भी काम निकालती है। तो आप अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाते हैं तो टेस्ट के अंदर क्या होता है, वो कहते हैं जी ये देखें जी मेरे 60% एक्टिव है। वो लैब बिल्कुल परफेक्ट होती है जो 4 लेवल को शो करती है। मिसाल के तौर पे रैपिड कितने हैं, स्लगिश कितने हैं, इमोटाइल कितने हैं, डेड कितने हैं। तो रैपिड आते हैं 10, आगे लिखा होता है कि 25-30 चाहिए। मैं कहता हूँ भाई ये क्या है, आप कहते हैं जी रिपोर्ट ठीक है। फर्ज करें रिपोर्ट ठीक है, तो बच्चा किधर है? फर्ज करें रिपोर्ट है तो फिर बच्चा पैदा क्यों नहीं हो रहा? खवातीन के बांझपन के हवाले से बेटा एक क्वेश्चन बड़ा जरूरी होता है। वो क्वेश्चन ये होता है कि उस बच्ची का वजन कितना है, उस खातून का वजन कितना है। मुझे लोग पाकिस्तान भर से फोन करते रहते हैं। एक तो मैं बहुत लोगों को कहता हूँ कि खुद मिले ताकि केस डिस्कस हो ना, समझ आए मसला क्या है क्या नहीं है। अल्लाह का शुक्र है लोग दूर दराज से आते हैं। तो बात हो रही थी इसकी रिपोर्ट के हवाले से, तो जो जरूरी है खवातीन के बांझपन के हवाले से पिछले तकरीबन 20 सालों से ज्यादा केस जो खराब हो रहे हैं वो मर्दों की रिपोर्टें खराब होती हैं। मर्दों की रिपोर्टें क्यों खराब होती हैं? शादी हो रही है जी, किसी भी फैमिली में किसी बंदे की शादी है तो बड़ा जनाब पैसा है, बड़ा सिस्टम है। फिर शादी के बाद बीवी के मसाइल के और हैं, जैसे मेरी फैमिली में नहीं जाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो कुछ खवातीन से वो बेचारा सुन सुन के मुतासर खराब होता रहता है। कुछ माशरती मसाइल आते हैं, बिल आ गया, महंगाई मसाइल हो गए, कुछ कर्ज देने, शादी के बाद वो और उलझ जाता है। बांझपन की अगर बात करता हूँ मर्दों के हवाले से, तो स्ट्रेस एक बड़ी काज है, इसको भी इग्नोर नहीं करना। आराम देखें बंदे का माइंड सीधा करती है, सेट करती है, स्ट्रेस को इग्नोर नहीं करना। खवातीन के बांझपन के हवाले से बात हो रही थी, तो सबसे पहले मैं जिस नुक्ते पे बात करना चाहूँगा वो मेंसेस की खराबियाँ होती हैं। मेंसेस में ये होता है कि अगर एक बच्ची आती है, हम उस बच्ची का वजन जरूर पूछते हैं। अगर वो 55-60 केजी की है, समझ लें कि वो ठीक है, उसके सारे टेस्ट ठीक है। अगर वो मोटी है तो फिर वो कम बच्चे पैदा करेगी, मिसाइल हो सकते हैं। जो पतली सूखी बच्चियां होती हैं वो 6 से बच्चे पैदा करती हैं, पतली वाली ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, मोटी वाली कम करती है। उसमें नुक्स हो सकता है, ढूंढे। अगर वो कहती है कि मेंसेस ही नहीं आते, मेंसेस ही नहीं आते, तो सबसे पहले तो मेंसेस को रेगुलेट करें। एक नुक्ता मैंने लिखा था कि जब भी मेंसेस ना आते हो तो ANP दें। ANP लोग कहते हैं कि ANP से क्या बनता है, आपको पता ही है क्या बनता है। तो ANP जो है ना मेंसेस के बड़े बड़े मसाइल ठीक करती है। बाज़ औक़ात केस थोड़ा फंस भी जाता है, शुरू में एक आध को ओपियम चूटी ट्यूबर या इस तरह की एक डोज दे दे केस की नीयत के मुताबिक। तो उसके बाद कई बच्चियां आती हैं, खवातीन आती हैं, वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब मेरे मेंसेस का बड़ा मसला है, तो बाल आ गए मेरे, और दूसरे नंबर पे मेंसेस बहुत कम होते हैं। तो यूफ्रेजिया एक ऐसी दवाई है जो इस बात के हवाले से मशहूर है कि ये आंखों के मसाइल की दवाई है, लेकिन हम इसको मेंसेस के हवाले पे टॉप का नंबर देते हैं।
उसके अंदर लिखा हुआ है कि या तो घंटा 2 होते हैं या कम होते हैं। तो चेहरे पे बाल होते हैं, चेहरे के बाल के ऊपर अगर मरकजी दवाई है तो यूफ्रेजिया है, मेटल में हो रहा है, और एक दवाई है ACTH। ACTH में नुक्ते की बात के अंदर मैं कई दफ़ा लिख चुका हूँ, तो मुझे दोस्त कहते हैं भाई डॉक्टर साहब ये तो दवाई नहीं है। मैं कहता हूँ यार शाबी के हमारे पास मौजूद है, आप कहते हैं दवाई नहीं है। ये बेसिकली हार्मोन है जो मतलब उसी की खराबी से चेहरे पर बाल आते हैं। पल्साटीला एक मरकजी दवाई है, सुप्रेशन की दवाई है। किसकी दवाई है? सुप्रेशन की दवाई है। तो पल्साटीला से बड़ा काम ले सकते हैं। पल्साटीला 200 सुबह दें, 1 mg दिन को दें और 6 mg रात को दें। ये आखिरी और मुश्किल केस का फार्मूला है। पल्साटीला सुबह दोपहर शाम डोज बढ़ा के दें। एक आपने हल्का सा झटका दिया, फिर बड़ा झटका फिर दिया, फिर उससे बड़ा झटका एक और दिया आपने, तीन डोजेज देनी है। मैक्सिमम केस फंसे हुए भी इस फार्मूले से, इस नुक्ते से निकल आते हैं। सिस्ट के वाले से बहुत ज्यादा केस आते हैं। जब हम केस टेकिंग करते हैं तो केस टेकिंग के अंदर CM से नहीं डरना। प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, 1 mg का मतलब होता है 1000। लाखों की पोटेंसी CM है, वेरी गुड, लाखों की पोटेंसी CM है, हजारों की पोटेंसी 1000 है। अब आपने फैसला करना है। पाकिस्तान में रिसर्च करके देख लें कि जितने भी डॉक्टर CM यूज करते हैं, फिर पाकिस्तान भर में लोग कहते हैं कि हाँ जी अकरम साहब आप दवाई क्यों नहीं खाते? यार बड़ी स्लो है। क्या है? स्लो है। अगर स्लो है तो मैं स्लो तो नहीं हिट करूंगा, मैं तेज हिट करूंगा उसको। स्लो को तेज करूंगा तो काम हो जाएगा। मैं उसको 1 mg दूंगा एक्यूट फेज में, आपने भी देनी है। एक्यूट फेज में बेटा 1 mg से नीचे नहीं रहना, 1 mg से नीचे नहीं रहना। किताबों में लिखा जाता है जी ये 1 mg ऐसे है तो बंदा मर जाएगा, नहीं देनी, महीने बार रिपीट करनी है, नुकसान हो रहा है। एक्यूट फेज में 1 mg डेली दें और CM जो है ना वो महीने में 1 डोज दें। CM को जरूरत के मुताबिक जल्दी भी रिपीट किया जा सकता है। हमारे क्लिनिक के ऊपर CM की एक बड़ी रेंज मौजूद है। आपने अगर प्रैक्टिस को बेहतर करना है तो पोटेंसी का ख्याल रखें, पोटेंसी आपके पास होनी चाहिए। सिस्ट के वाले से जो केस आते हैं, खवातीन की सिस्ट की बात ना करें। आपने नुक्ते समझने हैं, थीम समझना है, प्रैक्टिस को आसान करना है। बॉडी के अंदर कहीं भी सिस्ट आती है, रीनल सिस्ट है, कुछ और सिस्ट है, किसी किस्म की सिस्ट है, एपस को कभी ना भूलें, थूजा को कभी ना भूलें, एक डोज मेडोरिनम को कभी ना भूलें। तो सिस्ट की यानी जो दवाइयाँ हैं खवातीन के अंदर एपस टॉप पे, थूजा दूसरे नंबर पे, और एक दवाई होती है पैलेडियम। कैलकेरिया कार भी हो सकती है। अक्सर कहा जाता है कि कैलकेरिया कार मोटापे की दवाई है। अक्सर कहा जाता है एक बच्ची बिल्कुल स्मार्ट आ गई है, उसका वजन टोटल 50 किलो है। आपको नजर आ रहा है? ठीक है, अच्छा बेटा। तो एक स्मार्ट बच्ची है, सूखी है, बिल्कुल ऐसे पतली सी है, उसको सिस्ट का मसला है। आप उसको कैलकेरिया कार भी दे सकते हैं, कोई सिम्टम थोड़ी बहुत मैच कर रही है। हम मोटे लोगों को कैलकेरिया कार देते हैं। हम कैलकेरिया कार क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि कैलकेरिया कार का थीम यह है कि चीज़ का बड़ा हो जाना, चीज़ का।
हम बाहर से देख रहे होते हैं, अंदर से नहीं देखते कि अंदर क्या हो रहा है। सेल बड़ा हो रहा है तो सिस्ट बन रही है, पथरी बन रही है तो कफ बड़ा हो रहा है ना। तो जहाँ पे भी ग्रोथ होती है, बढ़ना होता है, वहाँ कल्केरिया काल को इग्नोर ना करें। इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं तो पीसीओ के केस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो पीसीओ के केसेस के हवाले से ट्यूबर मेडोरिनम की एक डोज है, बाकी ओफोरिनम एक बड़ी दवाई है। सिंपल सिस्टम में यूज कर सकते हैं और पीसीओ में इसका बड़ा दर्जा है, यानी ओवरीज के फंक्शन को ठीक करेगी ओफोरिनम। शॉर्टकट प्रैक्टिस। पीसीओ में अगर खातून में से मोटापा है तो कल्केरिया कार को देखें, एपस थूजा को देखें, उफोरिनम को देखें। उफोरिनम तो हर एक को देना, पीसीओ के केस ठीक होते हैं। पीसीओ के जो केस होते हैं उसमें आप फ्रैक्शनस से भी फायदा ले सकते हैं। एग साइज का एक बड़ा मसला होता है। अक्सर खवातीन आती हैं, वो कहती हैं डॉक्टर साहब एग्स का मसला है। एग्स में टॉप की जो दवाई है ओफोरिनम है, सेकंड ग्रेड की दवाई सीपीए है। शुरू में एक का डोज एक्सरे दें, बाकी कोई छोटी मोटी दवाई ऐड कर दें ताकि कंसीव की तरफ भी आए। जैसे मसलन नेट्रम कार्ब आप दे सकते हैं। नेट्रम कार्ब बांझपन की, खवातीन के बांझपन के हवाले से एक बड़ी दवाई है। अक्सर दोस्त कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब वो तो जब डिस्चार्ज बाहर आता है तो तब होती है। तो मैं कहता हूँ भाई आप तब के ऊपर लगे रहे, हम तो दे भी रहे हैं, फायदा भी ले रहे हैं। नुक्ता जो होता है ना वो बड़ा जरूरी है। मिसाल के तौर पे हम एक जलसीमियम से बड़े केस ठीक किए हैं। पाकिस्तान भर में एक स्टूडेंट से भी पूछे ना कि सुस्ती की कौन सी दवाई है, वो कहता है जलसीमियम। हमारे पास जब मरीज आता है जी कितने एक्टिव हैं जी 10, स्लगश कितने हैं 20, तो इसका मतलब है कि जरासीम सुस्त हुआ ना। सुस्त जरासीम की दवाई जलसीमियम देंगे, यानी हम समझते हैं कि मरीज सुस्त है, हम तो जरासीम सुस्त पे जलसीमियम दिए जा रहे हैं। बांझपन की अगर मर्दों की बात करूं, अगर आप कहते हैं कि 100 नंबर किस दवाई को मैं देना चाहूँगा, बेटा फर्स्ट ईयर का भी स्टूडेंट हो ना, मर्द साहब जिसको देगा ना मर्द को, वो कंसीव करा देगा, कंसीव करा देगा। तो दवाइयों के थीम को समझें। हम मर्द साहब क्यों देते हैं? सिफिलिस की दवाई है, मरकजी दवाई है, गनोरिया की दवाई है, बड़े मसाइल हैं। अक्सर कहा जाता है कि जो लोग बाहर मुल्क से आते हैं उनको मेडोरिनम दी जाती है। मुझे एक जगह से कहने लगे कि नहीं ये तो हाजी साहब हैं, इनकी तो मेडोरिनम नहीं बनती। तो मैंने कहा हाजी साहब हैं तो हाजी साहब अगर किसी मॉल में जाते हैं, वो मॉल का वॉशरूम यूज करते हैं जिसके ऊपर किसी गनोरिया वाले पेशेंट ने पेशाब किया हो, तो वो तो जरासीम इतने सख्त होते हैं कि वो तो धार के अंदर ही शिफ्ट हो जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। इन्फेक्शन एक बड़ा मसला है दुनिया के अंदर। मेडोरिनम इसलिए दी जाती है कि चलो कोई अगर मसला है तो फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। एक्साइज के ऊपर मैंने आपको बताया है, इलेक्ट्रोस्फेरिनोसा दे दें, ठीक है, शोका दे दें, साथ एक दो दवाइयाँ आप टिंचर दे सकते हैं। लेकिन सीपिया और ओफोरिनम एग्स को मज़े से ठीक करती है। एट्रोफी ऑफ ओवरीज अक्सर केस देखने में मिलते हैं कि ओवरीज का मसला होता है। देखें कोई भी एट्रोफी है, आप शॉर्टकट के ऊपर चलें। आयोडीन की एक डोज शुरू में दें, एक्सरे की एक डोज शुरू में दें, और उसके बाद ब्राइटर कार्ब बड़ी दवाई, ब्राइटर कार्ब ब्रेस्ट छोटे हों या ओवरीज का मसला हो या यूट्रस का मसला हो
या पीनेस की टॉफी हो या कोई भी मसला है, ब्राइटा कार मरकजी दवाई है, थीम के ऊपर लगती है। फाइब्राइड्स के बड़े मुश्किल केस होते हैं, लेकिन घबराने से तो काम नहीं चलता। लेक्सस टॉप की दवाई है, 30 पावर में रोज़ाना दे सकते हैं। आरम में और नेट्रोनेटम 1 एम रोज़ाना दे सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोर 1 एम रोज़ाना दे सकते हैं। फ्रेक्सिन एसक्यू अच्छी दवाई है। तो एक का डोज जहाँ पे भी ग्रोथ होगी मेटाट्रिनम ज़रूर दें। फ़ायदा करती है, कंसीव करती है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर बाद का मसला तो बाद का है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट, दुनिया के अंदर जब बड़े बड़े मसाइल हल नहीं होते तो कॉन्स्टिट्यूशन को देखा जाता है। फर्ज करें हमने अच्छी दवाई दी, नहीं ठीक हो रहा, माइंड पे चले जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन पे चले जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ क्या मुराद लूँगा कि उसकी फिजिकल क्या लेवल है, उसके माइंड के अप्रोच क्या है, पर्सनैलिटी क्या है उसको क्वेश्चन करें, सवाल जवाब करें। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये सीपिया में फाल कर रही है, लेक्सस में फाल कर रही है, कैलकेरिया कार में फाल कर रही है, ओपीएम में फाल कर रही है। मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब काम बड़ा ख़राब हो गया, काम मज़े की एक डोज लगती है ओपीएम, वो असल में डर जाता है। तब आता है ना, कहते हैं डॉक्टर साहब काम, हम पे पूछते हैं क्या काम ख़राब हो गया, कहता है कि डॉक्टर साहब पहले क्रिएटिनिन था 3 पॉइंट, अब 4 हो गया। फिर मरीज आके कहता है कि डॉक्टर साहब पैसे आप ज़्यादा ले रहे हैं। तो ज्यादती या लंबा काम को बर्दाश्त, उसकी एक लिमिट होती है मरीज की। तो जब डरते हैं ना फिर भागता है। जो मरीज डर के आता है, भाग के आता है, ओपीएम में होता है। जो 2-2, 4-4, 6-6 महीने आते ही नहीं है, वो हायोसाइनस होता है। एक एक डोज डॉक्टर साहब दवाइयाँ काम करती हैं। तो चीज़ों को तो समझना ना। अभी लेक्चर का दूसरा सब ये नुक्ते की बात, ये तो बांझपन खवातीन का चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट पे तवज्जो करें। नक्सवामिका का मरीज है। मैं अभी डॉक्टर साहब से, लंगा साहब से बात कर रहा था कि मैं फिक्स टाइम का पाबंद हूँ। अगर मैंने कहा ना 3 बजे आ जाऊंगा तो 5 मिनट ऊपर नीचे या बल्कि फिक्स 3 बजे तकरीबन होगा कि पहुंच जाऊंगा। जो लोग देर से आते हैं वो 2 दवाइयों में फाल करते हैं। एक प्लैटिनम होता है, एक होता है जलसीमियम। एक तो वैसे सुस्ती का मारा हुआ, और एक कहता है कि मतलब थोड़ा और मिजाज होता है। दूसरे नंबर पे कई मरीज होते हैं वो जल्दी में होते हैं। एक डॉक्टर साहब ने क्वेश्चन किया कोई प्री मैच्योर की भी दवाई बताई। मैंने कहा वो 7 माह का बाहर आ जाता है, जल्दी में होता है। पेशेंट बैठे हुए थे काफ़ी गेट पे, डॉक्टर साहब अच्छी दवाई जल्दी मुझे मतलब। मैंने उसको अर्जेंटम नाइट और आर्सेनिक दी थी, मरकजी दवाई अर्जेंटम नाइट थी। मैंने कहा इसका तो कोई ज़हनी मसला है, मजे से केस 14 साल बाद ठीक हुए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल है ना, वो बड़ा पाँव सूजे हुए हैं। क्रिएटिनिन 4 है, घर वाले कहते हैं कि ये बड़ा ढीठ है, ये जाते नहीं है डॉक्टर के पास। ये कौन है? इनडिफरेंस है, कहता है कुछ नहीं है। वो बंदा होता है हायोसाइमस। हायोसाइमस का मरीज डॉक्टर के पास जाके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे आप ठीक करें, लाइन लगा दूंगा। हायोसाइमस ज़हनी मरीज होता है। इंसाइटिंग अदर्स इसका विवरण है। इंसाइटिंग अदर्स यानी दूसरों को पंप कर रहा हो, डॉक्टर को पंप करता है। तो डॉक्टर साहब मेरा मसला हल करो, फिर देखो लैंड लग जैसे एक हायोसाइमस दें, वो उसका अच्छा बड़ा मसला हल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा तवज्जो करें। इग्रीशिया दे सकते हैं, नेट्रमर दे सकते हैं। ये
पल्साटिल है, आरामवेट है, सल्फर है, या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बड़ी किसी कलकेरिया का बड़ी दवाई है। एंटी मलेरियन हार्मोन डॉक्टर साहब मौजूदा दौर का एक बड़ा मसला है। पहले ये होता था कि हमें शक पड़ता था कि की उम्र 40 साल है या 45 साल है तो हम एंटी मलेरियन हार्मोन कराते थे। आजकल क्या है, मेरे पास अगले दिन एक केस आया था बड़ी दूर से, मैंने कहा जी एंटी मलेरियन कराएं। एंटी मलेरियन हार्मोन यानी जब भी बच्ची पैदा होती है तो उसके मर्द का जो टेस्टिस का फंक्शन होता है वो एक फैक्ट्री है कि स्पर्म बनाते हैं टेस्टिस। खवातीन के अंदर रिजर्व मौजूद होता है, बिल्ट इन होता है, जैसे आपके बैंक में पैसे पड़े हैं। इसीलिए वो 15 साल से लेकर 45 साल तक मेंसेस आते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं, यानी मामला ख़त्म। आजकल 30-35 साल में भी AMH का मसला खड़ा हो गया। एंटी मलेरियन हार्मोन कम क्यों होता है, एग रिजर्व कम क्यों होता है, बच्चियां शादी से पहले कोई मुख्तलिफ दवाइयाँ जिमटापा काम कर फलाना करते हैं, ढगाना करते हैं, हार्मोन की दवाइयाँ और पता नहीं बाज़ औक़ात मेंसेस नहीं आ रही उसकी दवाइयाँ धड़ाधड़ खाई जा रही हैं। वो एग नॉर्मल से ज़्यादा रिलीज होते रहते हैं। उसमें क्या होता है, कुछ जेनेटिक काज भी होती हैं, स्ट्रेस लेवल है, बहुत सारी वजूहत हैं, लेकिन मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। एंटी मलेरियन हार्मोन जब भी कम होगा तो टॉप की दवाई लेक्सिस 30 की 1 डोज रोजाना है। वजह क्या है, यानी एक गिलास से भी मेनोपॉज हो गया ना, पहले कहानी खत्म हो गई है। तो लेक्सिस 30 35-40 साल की औरत वैसे आई ना तो हम वैसे लगाते हैं बगैर हिस्ट्री के। दूसरी दवाई होती है ओफोरिन। प्री मेनोपॉज या मेनोपॉज की जो मजे की बांझपन की दवाई है और एंटी मलेरियन हार्मोन कम है या कम नहीं है, इस एज के साथ बड़ा इसका मरकजी रिजल्ट है। तीसरी दवाई होती है सेपिया। एक डोज एक्सरे दे सकते हैं, आरामेट दे सकते हैं। एक्सरे हमेशा 30 दिया करें, आरामेट हमेशा CM दिया करें। आरामेट CM मैं कहता हूं कि कमाल है। टार्च टेस्ट बांझपन के हवाले से आजकल मैं 2 बड़ी वजूहत आपसे शेयर करूं तो एक एंटी मलेरियन हार्मोन है और एक टार्च टेस्ट है। टार्च टेस्ट से ये मुराद है T फॉर टॉक्सोप्लाज्मोसिस। ये सख्त किस्म के मतलब जरासीम है जो औरतों के अंदर पाए जाते हैं। तो मुझे एक पेशेंट का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मेरे जो स्पर्म है वो मॉर्फोलॉजी उनकी ठीक नहीं होती। मॉर्फोलॉजी दूर से था, मतलब दूसरे शहर से, 15 शहरों से रोज़ाना लोग आते हैं। ये होम्योपैथी का कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं। दूर दराज से लोगों का आना, ये होम्योपैथी को आने रहे। मैंने उनको कहा भाई मेरे अपनी बीवी का टार्च टेस्ट करवाएं। टार्च कराया तो पॉजिटिव था। कहते हैं कि मेरी रिपोर्ट से उनका क्या तल्लुक है। मैंने कहा कि जब बच्चा पैदा करना होता है तो ये होता है, यही होता है ना, मिलाप। तो मैंने कहा अगर बीवी को इन्फेक्शन होगा तो मर्द की रिपोर्ट ही खराब करेगी, इन्फेक्शन उधर पे शिफ्ट करेगी ना। हम फिर क्या करते हैं कि टार्च में जो चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, जो भी चीज़ पॉजिटिव होती है उसी की पोटेंसी दे देते हैं। मसलन टॉक्सोप्लाज्मोसिस है तो टॉक्सो CM में दे देते हैं। कमाल कंपनी ने बनाई हुई है, हेलियूज से लेके बनाई हुई है, इंग्लैंड से। वो दवाइयाँ बिल्कुल काम करती हैं, आप मंगवा सकते हैं। मैं आपको एक कमाल की एप्लीकेशन इनके ग्रुप में भेजूंगा, वो लोड कर लें। जो दवाई लिस्ट में पड़े उनको ऑर्डर कर दें, ये हमें भेज दें, आपके घर दवाई आ जाएगी। तो वो औरत कहती है जी गाड़ी के ऊपर वो चिड़िया बैठी, फिर अंदर रेसिपी चली गई, फ्रिज उसने गड़बड़ किया।
तो वो एक शीशे का एक बड़ा सामने बनाया हुआ है। पर मैं गिरी तो चोट लगी। तो ये बेसिकली प्लाटिना में फॉल करती थी, इसलिए फॉल करती थी। उसने चोट के चक्कर में 2-4 चीजें भी बताई थी। प्लाटिनम का मरीज जब आता है घर से चलता है, खवातीन भी होती है, मैं कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा नंबर रख दो, मेरा नंबर, यानी वो अपने आप को समझता है कि बस वहाँ कोई खाली होगा। यानी अगर 10 मरीज बैठे भी हैं तो वो कहते हैं जी बस मुझे जल्दी करें, जल्दी से मुराद है कि मुझे पहले टाइम दें। तो भाषण के जितने भी केस होते हैं उसमें अगर सिंपल केसेस हैं तो सिफ्लिनियम और आरोमेटसियम में एक डोज है, सबाइना भाषण की एक मरकजी दवाई है, उसके अलावा कॉजेटिव फैक्टर में छोटी मोटी दवाइयाँ और भी हैं। तो वाइबर्नम आपुलस एक मरकजी दवाई है, सिपिया एक मरकजी दवाई है। सिपिया बेटा वो दवाई है जो हमल से लेके 9 माह तक मैक्सिमम मसाइल को ठीक करती है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं आती तो चुप करके सिपिया 30 दे दें। पहले भी मैंने बताया था कि जब बच्चे ज़्यादा होते हैं और टॉर्च टेस्ट खराब होता है तो आरोमेट सिपिया और स्केल का 30 में दे। तो ये देखें एक जनरल ऑर्डर जो ग्रोथ के अंदर 9 माह तक बेशक चलाएं तो उसमें मिसाइल नहीं बनेगी। अगर आप ये केस आगे पूरा 9 माह तक नहीं चलाते तो उससे नुकसान क्या होगा टॉर्च की सूरत में कि बच्चा ग्रो नहीं करेगा, ऑक्सीजन का मसला खड़ा हो जाएगा, कोई हार्ट का इशू हो सकता है, कोई दिल दिमाग का मसला खड़ा हो सकता है, पानी हो सकता है दिमाग के अंदर, कोई माजूरी हो सकती है, एमनाइटिक फ्लूइड कम हो सकता है, प्री मैच्योर डिलीवरी हो सकती है, यानी कोई ना कम्प्लिकेशन चलती रहती है। कभी ब्लड प्रेशर आई है, कभी लो है, कभी कुछ। तो 9 माह तक आप दवाई देंगे तो इस बात की छोटी काम होगी कि वो बच्ची एक सेहतमंद बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाएगी। अबॉर्शन के बाद ब्रीच चाइल्ड के वजह से चलो थोड़ा सा बताता हूँ कि आमतौर पर ब्रीच चाइल्ड के जो 2-3 बड़ी दवाइयाँ हमारे क्लिनिक पर इस्तेमाल की जाती हैं। तो पहली दवाई हमें उसी से 90% केस ब्रीच चाइल्ड के ठीक हो जाते हैं। ब्रीच चाइल्ड में इग्निशिया इसलिए दी जाती है कि औरत आके कहती है कि मेरा बच्चा टेढ़ा है, तो इग्निशिया के जो काम में टेढ़े होते हैं। इसी थीम के ऊपर ये दवाई मजे का रिजल्ट देती है और मैक्सिमम केस ठीक करती है। अगर आप वैसे जनरल टेंशन की बात करें तो जब एक औरत को पता चलता है कि मेरा बच्चा टेढ़ा है या मसला खड़ा हो, वैसे परेशान हो जाती है। बहरहाल उल्टे काम को फोकस करते हुए इग्निशिया मजे का रिजल्ट देती है। दूसरे नंबर की दवाई होती है पोडोफाइलम। मोशन लगते हैं तो हम पोडोफाइलम देते हैं, एनल प्रोलैप्स होता है तो पोडोफाइलम देते हैं, यूट्रस प्रोलैप्स होता है तो पोडोफाइलम देते हैं। उसी थीम को सामने रखकर हम क्या करते हैं कि पोडोफाइलम अगर कोई केस मुश्किल होता है तो उसमें पोडोफाइलम अगले दिन एक डोज देते हैं और नीचे से प्रेशर को ठीक करती है। ठीक है, तो उस यानी उसके इंटरनल फंक्शन को ठीक करती है। तीसरे नंबर की दवाई होती है पल्साटिला। पल्साटिला वैसे बड़ी मशहूर दवाई है। खनेजा जो है ना, डॉक्टर खनेजा, उसकी किताब बड़े लेवल की किताब है। यानी समझ लें कि अगर आप प्रैक्टिकल कोई तजर्बे की किताब में से कि पूछते हैं तो वो डॉक्टर खनेजा की किताब है, इलस्ट्रेटेड गाइड टू द होम्योपैथिक प्रिंसिपल। उसके अंदर वो बड़ी मजे की चीजें लिखते हैं। उसने एक जगह लिखा हुआ है कि फाइटोलैकोबेरी मोटापे की बड़ी मशहूर दवाई है। फिर लिखते हैं कि कैलोट्रोपस खाली मशहूर ही नहीं है बल्कि काम भी करती है। इसका मतलब ये होगा कि काम करने वाली दवाई तो कैलोट्रोपस हुई। तो तजर्बे की बातें जो होती हैं इसको पढ़ते रहा करें। ग्रोथ के हवाले से सिफ्लिनियम आरोमेट दें हर महीने, और पहले मैंने ऑर्डर आपको बता दिया। डिलीवरी आसान एक बड़ा मसला होता है। अक्सर ख्वातीन आती हैं कि मुझे डॉक्टर ने लिखा है कि डिलीवरी नॉर्मल नहीं होगी, ऑपरेट होगा।
तो उसका प्रोटोकॉल तो आपने शायद पढ़ा होगा नुक्ते की बात के हवाले से, लेकिन उसका मेथड थोड़ा सा समझ लें। डिलीवरी में ये होती है कि जब 2-3 महीने रहते हो तो आप रूटीन में काली फॉस्फेट दे सकते हैं, बच्चा खूबसूरत पैदा होता है, सेहतमंद पैदा होता है, या ग्रोथ का ऑर्डर चला सकते हैं। अगर कोई इशू नहीं है तो फिर काली फॉस्फेट 7वें-8वें महीने में दे दें। 9वें महीने में आप क्या करेंगे, यानी शुरू में काली फॉस्फेट चलने दें हफ्ते बाद दूसरे हफ्ते में आप क्या करें, कालोफाइलम 30 और काली फॉस्फेट अल्टरनेट करके दें। 3 हफ्ते तक ये देते रहें। आखिरी हफ्ता जब रहता हो तो कालोफाइलम 30 और काली फॉस्फेट आप इसको घंटे या 2-2 घंटे बाद शुरू करा दें। और जब आप समझते हैं कि 1-2-3 दिन बाद टाइम हो चुका है तो ओपीएम सीएम की एक डोज दें, पहले दिन रात सोते वक्त, दूसरे दिन दें जलसीनियम सीएम, तीसरे दिन दें कालोफाइलम सीएम। तो उम्मीद ये है कि इन 2-3 दिनों के अंदर अंदर बच्चा पैदा हो जाएगा। अब मसलन फर्ज करें आपके पास इमरजेंसी आती है, मसलन एक अचानक पेशेंट आता है कि बच्चा आज पैदा होना था, अभी तक मसला खराब हुआ है, दर्द नहीं शुरू हुई है, मसाइल है। आप ओपीएम जर्सीनियम और कालोफाइलम सीएम आधे घंटे बाद भी दे सकते हैं एक खुराक, और फिर कालोफाइलम 30 या सीएम के देंगे तो उसी से बच्चा पैदा हो जाएगा। फर्ज करते हैं कि कोई केस फंस जाता है, नहीं हो रहा, एक्सरे दे के सीएम रिपीट कर दे बेशक घंटे बाद, तो उसमें से 90% मुश्किल और इमरजेंसी वाले केस चंद घंटों में बच्चा पैदा हो जाता है। उसके बाद है जी ब्लड प्रेशर हाई का बड़ा मसला होता है प्रेगनेंसी के अंदर। इस बीमारी को एक्लेम्पशिया कहते हैं, यानी प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर बच्चियों की डेथ हो जाती है, बच्चों की डेथ हो जाती है। आरएमआर 30 और इग्निशिया 30 एक्लेम्पशिया को ठीक करती है। शुगर और जनाना बांध के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो बात ये हो रही थी ब्लड प्रेशर के हवाले से और शुगर के हवाले से। प्रेगनेंसी के अंदर जब शुगर होती है 99% दवाइयाँ काम करती हैं, 99%। कौन सी दवाई होती है? हेलोनियास। एक ही दवाई है और मजे का रिजल्ट देती है। हम तो परेशान नहीं होते, हम तो रिजल्ट लेते हैं। प्रेगनेंसी की शुगर को बेहतरीन ठीक करती है। हेलोनियास 200 रोजाना दें। दूसरे नंबर पे अक्सर केस आते हैं कि डॉक्टर साहब को मसला हो गया, तो यानी खतरा है कि अभी 9वां महीना चल रहा है तो दर्दें शुरू हो गई हैं, तो ऐसी कोई दवाई दी जाए कि टाइम पे डिलीवरी हो, प्री मैच्योर डिलीवरी न हो। या बात ये होती है कि खातून ये भी कह सकते हैं कि मेरा कोई मसला है, कोई 1 दिन के लिए रोका जाए, हफ्ते के लिए रोका जाए। होम्योपैथी इस पर मजे का काम करती है। डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने बच्चा पैदा कराना है तो जर्सीनियम सीएम दें, अगर बच्चे को रोकना है यानी प्री मैच्योर डिलीवरी को रोकना है तो जर्सीनियम 1 दें। दवाइयाँ पोटेंसी पे भी काम करती हैं। हम कहते हैं नहीं यार ऐसे ही है, हम गलती कर रहे होते हैं कई दफ़ा, सही पोटेंसी की सिलेक्शन नहीं होती। तो अब ये देखिए, इसी नुक्ते के ऊपर आप देखें कि ये बुक मेरे पास मौजूद है, जो मेरे नंबर पे कॉल करेगा उसको ये बुक मिल जाएगी। खनेजा वाली भी मिलेगी, और एक किताब में बहुत ज़्यादा मैंने उसको पढ़ा है, बोरिंग तो पढ़ता हूँ, एक किताब है एलन की नोट्स, ये सब आपको ना मिल जाएंगे, होंगे आपके पास, लेकिन जो नहीं है वो मिल जाएंगे। जर्सीनियम 1 प्रेगनेंसी के अंदर जो मसाइल होते हैं प्री मैच्योर डिलीवरी उसको वाकई रोक देती है। एक तो होती है ना सुनी सुनाई बात, एक होती है प्रैक्टिकल तजुर्बात। एमनाइटिक फ्लूइड का एक बड़ा मसला है। मैंने पहले भी बताया कि जब भी बॉडी के अंदर फ्लूइड के मसाइल हो, सीना ज़्यादा आता है, पानी बहाना ही गया सादा लफ्ज़ों में, तो नाइट्रोमर काम करती है। इसी तरह करके एक बंदा कहता है डॉक्टर साहब मुझे कब्ज़ बड़ी होती है, तो वो भी तो खुश्की है ना, पानी की कमी है, नाइट्रोमर। तो इसी तरह करके नाइट्रिक फ्लूइड में यानी कम है तो 30 पावर सुबह पर शाम से ज़्यादा है तो 1 की तो 4 खुराकें।
लिकोरिया एक बड़ा मसला है ख़वातीन के पान के वजह से। लिकोरिया ज़ाहिर होता है तो दो तीन बड़ी वजूहत होती हैं, इन्फेक्शन हो सकता है या कैल्शियम की कमी वगैरह या और मसाइल हो सकते हैं। बेसिलियम सीएम की एक आध खुराक दें हर केस में, और सीपीओ बोरिक्स और करियर्स और वार्नम में ये तकरीबन 80% केस ठीक करती है। बहुत अगर आप कहते हैं कि बच्चे सूखी है बिल्कुल कमज़ोर है तो उसको कैलकेरिया फास दोस्त है मेरे, वो कहते हैं ये आप हमारे खिलाफ बोलते हैं, हमारी दुनिया आप खराब करते हैं। नेटोफास 6 लें, उसको पोटेंटाइज करते रहे, तकरीबन वही होगी, है तो बायोकेमिक ही ना, उसकी डोज भी वही, तकरीबन 19-20 का फर्क हो सकता है। उसके बाद है लिकोरिया की बात हो रही थी, अगर कोई केस फंस जाता है तो यूपी ओनम बड़ी मजे की दवाई है। ब्लीडिंग अक्सर ख़वातीन आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे 2-4 दिन से ब्लीडिंग हो रही है। अबॉर्शन में भी ये दवाइयाँ होती हैं जैसे स्पाइना वगैरह, लेकिन ये जनरल ब्लीडिंग होती है। मसलन कोई हल्का फुल्का झटका लगा कुछ हुआ तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है ख़वातीन की प्रेगनेंसी के दौरान, परेशान हो जाती है। करियाजोल 200 और इरिजरान 200 99.9% बेबी को बेहतरीन ठीक कर देती है। वैसे भी ख़वातीन के पान के हवाले से जो HMP के केसेस होते हैं, हैवी मेंसेस ठीक नहीं होते, इरिजरान टॉप की दवाई है। कई दफ़ा औरतें ये भी कहती हैं कि डॉक्टर साहब हम जब मिलते हैं तो मुझे ब्लीडिंग का मसला खड़ा हो जाता है, तो इसमें भी इरिजरान और करियाजोल की दवाई है। तो इसी तरह करके बस इसको मुख्तसर करते हैं और इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। टिंचर चंद एक ऐसे हैं कि बाज़ औक़ात यानी केसेस में इस्तेमाल करना पड़ते हैं, जैसे ख़वातीन का बांझ पाना तो शोका क्यू टॉप पे है, इसको 1x 2x में दें तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। इलेक्ट्रस का बड़ा दर्जा है, हेलोनियाज का बड़ा दर्जा है। अगर यानी लिकोरिया वगैरह या कोई यानी मेंसेस नहीं आते तो सिनेशियो क्यों ऐड कर सकते हैं, मज़े की दवाई है सिनेशियो। टॉपिक भी मैंने पहले बताया कि जैसे कैलोटोपस है, तो चंद एक टिंचर ऐसे होते हैं कि बहुत मुख्तलिफ केसेस में ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह करके और टेस्ट मरकजी अकाउंट से होते हैं पान के हवाले से। बाकी टेस्ट आप कराएं या ना कराएं, लेकिन अल्ट्रासाउंड बड़ा मस्ट होता है। दूसरा ट्रांस टेस्ट होता है, एंटी मलेरियन होता है, हार्मोन प्रोफाइल होती है। बाकी ये मेन टेस्ट है, फिर तफसील में जाएंगे तो और फिर ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। और मैं आपको ना यहाँ पे केस सुनाता हूँ लाइकों के हवाले से। बंदा सोच नहीं सकता कि इसकी दवाई लाइकों भी हो सकती है, लेकिन जब बंदा पढ़ता रहता है तो कोई ना कोई चीज़ ज़हन में होती है। एक केस मेरे पास कश्मीर से आया था, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब 17 साल की बच्ची है तो उसके मेंसेस नहीं हो रहे। तो मेंसेस जब नहीं हो रहे थे तो जो लाइकों का पौधा होता है ना, वो 20 साल तक नहीं समझ आती कि ये नारा है मादा। फिर कैंटने में लिखा हुआ है लाइकों के अंदर कि जब बच्ची की उम्र 14, 15, 16 या 17 साल की हो जाती है और साथ उसके ब्रेस्ट भी नहीं होते तो उसकी दवाई लाइकोपोडियम है। फिर मैं रेपेटी को भी काफ़ी यूज़ करता हूँ, काफ़ी सॉफ्टवेयर अल्लाह की मदद से रखे हुए हैं शौक की वजह से, महंगे सॉफ्टवेयर, और उसका बकायदा वो लाइसेंस खरीदा हुआ। ये नहीं है कि बस इधर उधर से वो कहानी नहीं। रेपेटी मैंने खोली तो उसमें लिखा हुआ था ख़वातीन के चैप्टर के अंदर, मेंसेस के हेड के अंदर, डिलेड इन गर्ल फर्स्ट मेंसेस विदाउट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। मैंने इसमें पूछ लिया था, मैंने कहा मेरी बेटी की तरह, लेकिन मजबूरी है क्वेश्चन तो करना। मैंने कहा इसके ब्रेस्ट है, उनका ये ब्रेस्ट नहीं है। तो विदाउट डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट की एक ही दवाई लिखी हुई लाइकोपोडियम। अब 3 गोलियाँ बड़ी बड़ी मौजूद थी। टू को समझना है केस किस जगह फॉल कर रहा है। 40 साल की उम्र है, चुप करके लेक्सोथेरेपी दे दे, उफरिनम दे दे, सीपीआर दे दे। तो इंशाल्लाह अब 1-2 मिनट के वक्फे से नुक्ते की बात के हवाले से बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। तो अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ करे। आपने आज ये नियत करके जानी है कि इंशाल्लाह
1 साल के अंदर कोई ऐसा बंदा ना हो जो ये कहे कि मेरी प्रैक्टिस डबल नहीं हुई। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से होगी और हमने करनी है।